पेरिस क्लाइमेट डील और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके चलते हमारे को कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन एमिशंस कम करने हैं। भारत सरकार ने कई सारे एजेंडा अपने हाथ में लिए हैं कार्बन एमिशंस को कम करने के, कि हमारे को 2040 तक 33% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से जनरेट करनी है, कार्बन एमिशंस को कम करना है, नए नए कार्बन सिंक्स लगाने हैं। इसमें एक पर्टिकुलर स्टेप जो भारत सरकार ने उठाया कार्बन एमिशंस कम करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, वो है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, जो रिसेंटली कंक्लूडेड मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में टेबल किया गया था। ये जो पर्टिकुलर बिल है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को प्रमोट करने की, कार्बन एमिशंस को कम करने की और कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ट्रेडिंग मार्केट सेटअप करने की बात करता है। साथ के साथ बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग्स में किस तरीके से पलटा जाए और एनर्जी कंजर्वेशन कोड क्या रहेगा, ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर बिल में दी हुई हैं। यहां पे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो सारा इस वीडियो में एनालाइज करूंगा। प्रेजेंटेड बाय मी मुदुत गुप्ता। अनअकैडमी पे एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चालू है, दैट इज अनअकैडमी एक्सेलरेट ऑफर, जहां पे अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। दैट इज अनअकैडमी एक्सेलरेट ऑफर, जहां पे आपको 43% तक का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड आपको यूज करना है मुदुत गुप्ता, इधर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और यहां पे नीचे भी लिखा हुआ है रेफरल कोड मुदुत गुप्ता, राइट। साथ के साथ अनअकैडमी पे आप 0% ईएमआई के साथ भी एनरोल कर सकते हैं। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 12 अगस्त से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। यहां पे मेरा भी करंट अफेयर्स का बैच शुरू हो रहा है, सो डू एनरोल फॉर दीज बैचेस। साथ के साथ अपना 14 अगस्त को कॉम्बैट होने वाला है, आजादी दिवस से एक दिन पहले, सुबह 11 बजे आपको इसके लिए एनरोल करना है और साथ में अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। डाउट्स दरबार, जहां पे एब्सोल्युटली फ्री आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। डू ज्वाइन दैट। और ऑप्शनल के बैचेस चालू हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 की। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो इसके पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करेंगे और आपको वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो माइंड मैप्स मैंने बनाए हैं ये आपको मैं उधर टेलीग्राम पे दे दूंगा, राइट। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 है, बेसिकली ये किसको अमेंड कर रहा है? ये जो पर्टिकुलर बिल है 2022 का, ये एक्चुअल में अमेंड कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। 2001 में एक्चुअल में ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, जिसने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको सबसे पहले यहां पे प्रीलिम्स टाइप एक एमसीक्यू याद रखना है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कानूनी बॉडी है, मतलब कि कानून के अंदर बनाई हुई बॉडी है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर बनाई गई थी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ये जो पर्टिकुलर कानून आया था, इसका पर्पस था हमारे देश में एनर्जी एफिशिएंसी लाना, एनर्जी के वेस्टेज को कम करना, बिल्डिंग्स में जो बड़े बड़े ह्यूज एरियाज में बिल्डिंग्स बनी होती हैं वहां पे बिजली के वेस्टेज को कम करना और ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करना। 2001 में कानून आया था जिसके अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाया गया था। यह जो पर्टिकुलर कानून था 2001 वाला, यह कानून स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को अलग अलग प्रकार की पावर्स देता था। मतलब कि आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो कानून है, यह कानून हमारे फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को भी पावर्स दी गई हैं और राज्य सरकारों को भी पावर्स दी गई हैं। तो बेसिकली ये जो कानून है, ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसको दर्शाता है कि कैसे सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट करके इस पर्टिकुलर कानून के अंदर अपना काम चला रहे थे, राइट। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेंस में यूपीएससी ऐसा सवाल कर रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट और फार्म लॉस किस तरीके से फेडरलिज्म को दर्शाते हैं, उसको एल्यूसिएट करिए, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे दर्शाया जाता है इन कानूनों के माध्यम से, वो बताइए। मतलब कि एक कानून में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, हमारे को वो भी यहां पे दिखाना है। तो इस पर्टिकुलर कानून में हमारे को दिखता है कि सेंटर, स्टेट और ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी जो कि एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, इन तीनों बॉडीज को, इन तीनों पिलर्स को इस पर्टिकुलर कानून के अंदर पावर दी गई थी एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 3 ये उठता है कि हमारे को इस कानून को अमेंड करने की जरूरत ही क्या है। मतलब कि ये जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है, हम इसको अमेंड करने के लिए ये बिल लेके आए हैं 2022 का, हमारे को इसे अमेंड करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले 2001 और 2022 में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2001 में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करता था।
उस टाइम पे सारा का सारा जो हमारा सिस्टम था वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिलायंस बढ़ता जा रहा है। और साथ में हमने रिसेंटली एक मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसके तहत हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब कि सबसे पहले हमारे को इस कानून को अमेंड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो एनर्जी बास्केट है उसी में चेंजेस आ रहे हैं। पहले हमारा एनर्जी बास्केट पूरे तरीके से फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे पेरिस क्लाइमेट डील और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के ऊपर रिलायंस बढ़ रहा है। साथ में आज की तारीख में भारत में कोई भी कार्बन मार्केट नहीं है। कार्बन मार्केट क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बिल का देखिए, आपको यहां पे एक चीज ध्यान से सुननी है कि मैं एक्ट बोल रहा हूं या मैं बिल बोल रहा हूं। एक्ट और बिल में फर्क होता है। अगर मैं बोल रहा हूं एक्ट, इसका मतलब मैं पुराने 2001 के कानून की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं वर्ड बिल, इसका मतलब मैं 2022 वाला जो बिल है जो अभी मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो में सुनना है कि मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं एक्ट यूज कर रहा हूं या मैं बिल यूज कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर बिल में सरकार ने बोला कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे को इंडिया में कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम भी एस्टैब्लिश करना है। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा हमारे को डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी करना है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का विंड, सोलर, हाइड्रो पावर, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब का यूज प्रमोट करना है। और साथ में 2030 तक पेरिस क्लाइमेट डील और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे एजेंडा हैं उनको भी पूरा करना है। साथ में ये जो पर्टिकुलर बिल है 2022 का जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, यहां पे बोला गया कि अलग अलग बिल्डिंग्स और व्हीकल्स के लिए मिनिमम एनर्जी नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब किया जाएगा। मतलब कि उनके लिए एनर्जी नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि आप मिनिमम कितने फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब है, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो सपोज करिए एक बिल्डिंग है जो 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो कुछ स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए, कुछ स्पेसिफाइड बिल्डिंग्स के लिए, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स के लिए यह प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि अगर आप 100 यूनिट बिजली एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से मिनिमम कितनी क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, उसमें से मिनिमम कितनी ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, उसमें से मिनिमम कितनी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक बहुत बड़ा प्लांट है, एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर वो 100 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है तो इस पर्टिकुलर बिल, फोकस अपॉन द वर्ड बिल, ये प्रावधान सरकार ला रही है कि बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप जितनी भी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से मिनिमम इतनी बिजली आपको नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरह यूज करनी होगी। नॉन फॉसिल फ्यूल, विंड, सोलर, इन सब से जो डराइव हुई एनर्जी है आपको वो इस्तेमाल करनी होगी। तो सपोज करिए रैंडमली स्पीकिंग, अगर सरकार बोलती है कि आपको 20 यूनिट का मिनिमम स्टैंडर्ड है, तो मतलब आप जो 100 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हो उसमें से 20 यूनिट जो आप बिजली कंज्यूम करोगे वो क्लीन और ग्रीन सोर्सेस से बनी होनी चाहिए, वो विंड, सोलर, बायोमास एटसेट्रा इन सब से बनी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रोविजंस हैं यहां पे, एक कार्बन मार्केट का, दूसरा मिनिमम स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी के लिए। तो ये जो बिल है 2022 का, क्या करना चाह रहा है, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे टारगेट्स को प्रमोट करना चाह रहा है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाह रहा है, कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहता है और साथ में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना चाहता है कि अगर कोई बड़ी टाउनशिप, कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो उनको मिनिमम कितना नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी इस्तेमाल करना होगा। राइट। तो एक बार अगर हम इस पूरे कानून के जो हमारा बिल है इसके अगर हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स देखें तो क्या निकल के आते हैं कि यह सबसे पहले नॉन फॉसिल फ्यूल्स को प्रमोट करता है, पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास एंड इथेनॉल। अगर हम ये बिल खोल के पढ़ते हैं तो इस बिल के अंदर इन 4 सोर्सेस का मेंशन किया गया कि सरकार जो है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर स्पेशल फोकस देगी ग्रीन हाइड्रोजन को, अमोनिया को, बायोमास को और इथेनॉल को। आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के साथ तो सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग भी शुरू कर दिया, जहां पे हमारा 10% का टारगेट था इथेनॉल ब्लेंडिंग का, और उसके बाद सरकार ने बोला कि हम इवेंचुअली 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। साथ में कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश करनी है। एक चीज और, हमारे को जो बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और सोसाइटीज होते हैं, जैसे अपना डीएलएफ टाउनशिप हो गया, ये सब, यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करी जाएगी। ये जो बड़ी बड़ी टाउनशिप्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कोड आएगा। इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करने वाला हूं। साथ में एक बिल्डिंग कोड लाया जाएगा नया, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। ऑल्सो अगर आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से,
तो आपके ऊपर पेनल्टी के प्रावधान। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इनकी मेंबरशिप में चेंज किया जाएगा। अभी बेसिकली क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में 21 से 26 के बीच में मेंबर्स पॉसिबल हैं। यहां पे बोला गया कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का गवर्निंग काउंसिल है, यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करके 30 या 37 किया जाएगा, जिससे कि ये ज्यादा अच्छे से काम कर सकें, ज्यादा अच्छे से एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स कर सकें, बिल्डिंग कोड को एनफोर्स कर सकें, और ज्यादा अच्छे से ये जो है पूरे देश में डीकार्बनाइजेशन के एजेंडा को प्रमोट कर पाएं। तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, इसमें पहले 21 से 26 के बीच में मेंबर्स होते थे, लेकिन ये पर्टिकुलर बिल जो है 2022 का, ये बोलता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करके 30 से 37 कर दिया जाएगा। साथ में हर स्टेट में एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं एसईआरसी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसके बारे में भी यहां पे बिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या। तो यहां से ये जो पूरा का पूरा माइंड मैप है, ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि ये बिल क्या करना चाह रहा है। नॉन फॉसिल फ्यूल प्रमोट कौन से वाले, वो बता दिए। कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश होगी कैसे, अभी बताऊंगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में बिल्डिंग कोड कैसे, अभी बताऊंगा। पेनल्टी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें मेंबरशिप इंक्रीज करने की बात हो रही है, और साथ में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कैसे, अभी बताऊंगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी मिनिमम नॉन फॉसिल फ्यूल के नॉर्म्स नहीं थे। मैंने आपको बताया कि अगर कोई बिल्डिंग 100 यूनिट कंज्यूम कर रही है, तो बहुत ही स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए सरकार जो है ये नॉर्म लेके आएगी कि उनको अगर वो 100 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें से मिनिमम कितना उन्हें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंजम्पशन करना होगा। तो सबसे पहले इस बिल के अंदर सरकार ये नॉर्म्स ले डाउन करने वाली है। सरकार ने इसी बिल में बोला कि ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं कौन सी होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, स्टील, कोल वगैरह, ट्रांसपोर्ट होगा इंक्लूडिंग रेलवेज, और कमर्शियल बिल्डिंग्स। कमर्शियल बिल्डिंग का मतलब हो गया शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और ये सब। मतलब कि ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि आपको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी यूज करनी ही पड़ेगी, ये अभी सरकार ने बोला है कि इस बिल के अंदर हाउस होल्ड्स के लिए नहीं आएगा। मतलब कि ये जो बड़े बड़े हाउस होल्ड्स हैं, आपके घर हैं, हमारे घर हैं, इनके लिए ये मिनिमम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का नॉर्म अभी नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए आएगा, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह के लिए। मतलब कि रेजिडेंशियल एरियाज में ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि आपको इतनी % एनर्जी ग्रीन एनर्जी लानी होगी, इतने % एनर्जी क्लीन एनर्जी यूज करनी होगी, ये अभी घरों के लिए नहीं आया है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए आया है। और अगर आपने ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं करी तो आपको पेनल्टी देनी होगी। साथ में सरकार कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लेके आ रही है। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हर इंडस्ट्री को, हर फैक्ट्री को कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। सपोज करिए यह है रिलायंस और यह है टाटा। इन दोनों को सरकार ने बेस्ड अपॉन देयर कैपेसिटी, बेस्ड अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स, कुछ कार्बन क्रेडिट्स दे दिए। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि आप कितना एमिशन कर सकते हो। सपोज करो इनको 100 कार्बन क्रेडिट दिए और इनको 150 कार्बन क्रेडिट दिए, 150 कार्बन क्रेडिट्स दिए, कि मतलब रिलायंस जो है वो 100 यूनिट का कार्बन एमिशन कर सकता है और टाटा जो है वो 150 यूनिट्स के कार्बन एमिशन कर सकता है। सपोज करिए ऐसा कुछ यहां पे बोला गया कार्बन एमिशंस को लेके, ठीक है। तो मतलब कि रिलायंस के पास 100 कार्बन क्रेडिट्स हमने अज्यूम करा कि ये इतने यूनिट का कार्बन एमिशन कर सकता है और टाटा इतना कर सकता है। सपोज करिए रिलायंस ने सिर्फ 90 यूनिट्स का एमिशन करा और 10 यूनिट अनयूज्ड है। मतलब कि करना उन्हें 100 था, सरकार ने उन्हें परमिशन 100 की दी थी, उन्होंने एमिशन करा सिर्फ 90 का, अभी 10 यूनिट उनके पास बचा है। सपोज करिए टाटा ने बोला कि यार मेरे को इस बार 160 यूनिट्स की एमिशन करनी होगी क्योंकि दिवाली आ रही है, तो मेरे को टाटा टी के ज़्यादा पैकेट बनाने होंगे, मेरे को अलग अलग जो टाटा के प्रोडक्ट्स हैं उनके ज़्यादा पैकेट बनाने होंगे। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि मैं 150 तो नहीं 160 यूनिट एमिशन करूंगा। टाटा को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सरकार ने तो लिमिट सिर्फ 150 की दी थी, करना पड़ रहा है 160, तो क्या करें। सरकार ने बोला है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि रिलायंस के पास अभी 10 यूनिट अनयूज्ड पड़े थे, उनके पास कार्बन लिमिट थी, तो टाटा जो है वो रिलायंस को पैसे देगा, टाटा जो है वो रिलायंस को पैसे देगा और पलटे में रिलायंस अपने 10 यूनिट टाटा के खाते में ट्रांसफर कर देगा। इसे कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम, इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम, कि अगर एक कंपनी के पास कार्बन क्रेडिट्स हैं तो वो दूसरी कंपनी को पैसों के बदले अपने कार्बन क्रेडिट सेल कर सकता है। इससे बेनिफिट ये हो रहा है एनवायरमेंट को कि टाटा जो है
अगर उसे 160 यूनिट एमिशन करना है तो वो 10 बार सोचेगा। क्यों? उसे पता है कि मेरे पास लिमिट 150 की है, अगर मैंने इससे ज्यादा करा तो मेरा खर्चा होगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। ये कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रेन लगाने के लिए, कंपनीज के ऊपर ये रोक लगाने के लिए कि कंपनीज 10 बार सोचें अपने एमिशंस को बढ़ाने से पहले, ये कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल है, इसके तहत कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम और ये कार्बन क्रेडिट्स का जो सिस्टम है ये लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें 2001 के कानून की, 2001 के एक्ट की, तो ये जो 2001 का कानून है, इस कानून के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लेके आई थी एनर्जी कंजर्वेशन कोड। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन कोड था, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर लगता था, मतलब कि शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े ऑफिसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज, कॉम्प्लेक्सेस वगैरह वगैरह, यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कोड लगता था। ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये किस तरीके से अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2022 का जो बिल है, सरकार ने बोला कि ये जो पुराने वाला एनर्जी कंजर्वेशन कोड है, इसको हटा दिया जाएगा। अब इसको हटा देंगे और इसकी जगह एक नया कोड लाएंगे जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड है, इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी का यूज प्रमोट किया जाएगा और ये कमर्शियल बिल्डिंग्स और बिग रेजिडेंशियल कॉलोनीज दोनों जगह लगेगा। समझिए, इससे पहले जो हमने बात करी थी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की, वो करी थी सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए स्पेसिफिक नॉर्म्स आएंगे कि अगर आप 100 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से कितने % एनर्जी सोलर, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। ये वाला नॉर्म था। अभी मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड की। तो ये दो बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मिनिमम थ्रेशोल्ड था रिन्यूएबल एनर्जी का। यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं ये एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड है, कि मतलब आप जो है किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। वो वाला जो क्लॉज था वो था एनर्जी के यूजेज को लेके, ये वाला जो क्लॉज है ये एनर्जी कंजर्वेशन को लेके है। वो वाला क्लॉज था कि मिनिमम कितने % नॉन फॉसिल फ्यूल ग्रीन एनर्जी आपको इस्तेमाल करनी है। ये वाला जो पॉइंट है इस बात को लेके कि आपको क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने हैं एनर्जी यूज करते हुए। एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड ये कमर्शियल और बिग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस दोनों जगह लगेगा, हर घर में नहीं लगेगा। सरकार ने बोला कि सिर्फ जो बहुत बड़ी ह्यूज लेवल की टाउनशिप्स और रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, ये वाला कोड सिर्फ वहां पे लगेगा। राइट, तो हमारे को क्या समझ आता है कि सरकार जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स को दो तरीके से टैकल कर रही है। एक, उनके ऊपर मिनिमम स्टैंडर्ड लगा के नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का, और दूसरा ये एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड लगा के। लेकिन जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके ऊपर सिर्फ एक कोड लगाया जा रहा है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर वो मिनिमम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर का नॉर्म नहीं लगाया जा रहा है। राइट, इसी के साथ साथ ये बोला गया कि सरकार बिल्डिंग्स के लिए तो कोड लगाएगी, बिल्डिंग्स के लिए तो मिनिमम लिमिट लाएगी, लेकिन इसी के साथ साथ अलग अलग वेसल्स और व्हीकल्स के लिए भी, जैसे गाड़ियां, मेट्रो ट्रेन, शिप्स, इन सब के लिए भी मिनिमम नॉर्म्स जो है वो ले डाउन करे जाएंगे कि इनको किस तरीके से अपनी कंजम्पशन टैकल करनी है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की। अगर इनमें से किसी ने भी, बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल हाउसेस और व्हीकल्स, वेसल्स ने अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं करे तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। राइट, मतलब कि अगर आपने एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड और मिनिमम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी वाला नॉर्म फॉलो नहीं करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यह पेनल्टी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि व्हीकल्स और वेसल्स के ऊपर भी लग सकती है। मतलब कि गाड़ी, ट्रेन, बस, शिप्स, बोट्स, इनके ऊपर भी ये पेनल्टी लगाई जा सकती है। मतलब कि ये जो नॉर्म्स हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन के, ये सिर्फ बिल्डिंग्स को ही नहीं बल्कि व्हीकल्स और वेसल्स को भी फॉलो करने हैं। मतलब कि ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इनको फॉलो करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमने क्या देखा कि जो छोटे छोटे घर हैं, इंडिविजुअल हाउसेज हैं, वो यहां पे अभी तक कवर्ड नहीं है, लेकिन बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनीज वो यहां पे कवर्ड हैं। सवाल उठता है पेनल्टी लगाएगा कौन? देखिए, पेनल्टी प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। किस जुर्म के लिए कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए वो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब कि संसद भवन में कानून पास होगा और वहां पे पेनल्टी डिसाइड करी जाएगी। इस बिल के अंदर पेनल्टी दी हुई है कि कौन से क्राइम की क्या पेनल्टी है, लेकिन वो पेनल्टी लगाएगा कौन, वो पेनल्टी एनफोर्स कौन करेगा? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये एक्चुअल में जाएगी और पेनल्टी लगाएगी। सपोज करिए मुंबई में एक बहुत बड़ी एमएनसी है,
उन्होंने ये एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड नहीं माना, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है महाराष्ट्र की, वो मुंबई में उधर बिल्डिंग में जाएगी और उनके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। कौन सी पेनल्टी? जो पार्लियामेंट ने बिल पास करके स्पेसिफाई करी हुई थी। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का यहाँ पे ये रोल रहेगा, सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे ये जो अपने क्लीन एनर्जी नॉर्म्स हैं इनको इंप्लीमेंट करेंगे। ये है पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन कोड। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुद गुप्ता, पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डू ज्वाइन दैट।